तो हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी क्षितिज कुमार गुप्ता। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लैंड सेटलमेंट एक्ट के बारे में, यानी जमाबंदी क्या होती है और जमाबंदी को कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही आज तक काला कानून क्यों कहा जाता है। LRDC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर 100 में से 60 जमीन ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेबल है, और यहाँ तक कि इंडिया में एक जमीन को 5-5 बार बेचा जाता है, जिसके कारण हर गांव, मोहल्ले, शहर सब में लड़ाई का माहौल बना रहता है, जमकर कूट कर लड़ाई होती है और लास्ट में जमीन किसकी होती है। इसी सब टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। पुराने ब्रिटिश कॉलोनी के ज़माने में एक लैंड हुआ करती थी जिसे हम लोग सेटलमेंट लैंड कहते थे। तो सेटलमेंट लैंड क्या होता था कि वो लोग चाहते थे कि जितने भी किसान हैं हमारे इंडिया के, वो सिर्फ खेती करें और जो भी खेती करके जो भी प्रोडक्शन हो उसे ब्रिटेन भेजा जाए और ब्रिटेन में उसकी फिनिश गुड्स बने और वो फिर इंडिया में आए। और उसी तरह वो चाहते थे कि इंडिया के किसान आगे बढ़े ही नहीं, क्योंकि उसके पास लैंड होती नहीं थी, और जो लैंड होती थी उसे जमाबंदी के द्वारा ब्रिटिश अपने अंडर कर लेते थे और उस पर सिर्फ किसान से खेती करवाते थे, जिसकी वजह से इंडिया के किसान आगे नहीं बढ़ पाए। तो यही जमाबंदी की जो कानून है उसे काला कानून कहा जाता था। ब्रिटिश कॉलोनी का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ के किसान प्रोडक्शन तो करे, लेकिन उस प्रोडक्शन से फिनिश्ड गुड्स तैयार करके यहाँ ना बेचे, नहीं तो इंडिया की मार्केट सबसे बड़ी हो जाएगी। इसलिए ब्रिटिश कॉलोनियल का कहना था कि आप प्रोडक्शन तो करें, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद जितनी भी जो प्रोडक्शन होगी उसे हम ब्रिटेन भेज देंगे, और ब्रिटेन भेजने के बाद वहां से फिनिश्ड गुड्स बनकर इंडिया आएगा, और उसी तरह उसका जो व्यापार है ब्रिटेन से इंडिया का व्यापार लगातार चलता रहेगा। तो इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि इंडिया को रॉ मटेरियल का हब बना देना है, और जितने भी जो फिनिश्ड गुड्स हम लोग बनाएंगे ब्रिटेन में उसे लाके इंडिया में बेचेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ के किसान के पास जमीन होती तो थी, लेकिन उससे ब्रिटिश कॉलोनियल अपने अंडर कर लेते थे जमाबंदी के कारण। तो वही जो जमाबंदी की कानून है आज तक चलती आ रही है, जिसे हम लोग काला कानून कहते हैं। मतलब किसी की जमीन को अपने अंडर कर लेना जमाबंदी कहलाता है, और उसके कुछ प्रोसेस है जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मान लीजिए आपने एक जमीन खरीदी, उस जमीन को खरीदने के लिए आप दूसरी पार्टी के पास गए, उस बीच में कोई बिचौलिया भी आता है, तो उस बिचौलिया क्या करता है, दोनों पार्टी को मिलवाता है और दोनों पार्टी को लेके चला जाता है कोर्ट। और कोर्ट में जाने के बाद आप दोनों ने रजिस्ट्री किया एक पेपर पे, आप रजिस्ट्री पेपर लेके घर आ गए। मान लीजिए वो जमीन उस व्यक्ति के खतियानी होगी, या तो उसने किसी और से खरीदी होगी। अब उस जमीन के बारे में आप घर तो आ गए, आपने सोचा कि मैंने जमीन खरीद लिया। अब जैसे ही आप दूसरे दिन आप जाते हैं कि मैं नहीं उस जमीन पे घर बनवाना चाहता हूँ, और जैसे ही आप घर बनवाने के लिए वहां जाते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं ये जो जमीन हमारी है, और जिसके कारण बहुत सारी लड़ाइयाँ होने लगती है कि तो आपको समझ में नहीं आने लगता है कि ये जमीन किसकी है एक्चुअल में। तो ये जमीन बाद में समझ में आती है कि नहीं, ये जमीन अगर मैंने खरीदी है, अगर इसकी पेपर सही है, तो आप क्या करेंगे, आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखने के बाद आप दोनों पार्टी जाएंगे अंचल अधिकारी के पास। अंचल अधिकारी बोलेगा कि मैं अपने रिकॉर्ड्स चेक करता हूँ। बेसिकली आपके जो रिकॉर्ड्स है जो अंचल अधिकारी के पास रखे होते हैं, वो पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर में करके रखे होते हैं। जब भी आप अगर पुरानी रसीद देखेंगे और उसे नए रसीद में अपडेट करवाना चाहेंगे, तो आपको पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर चाहिए होगा। पेज नंबर क्या बेसिकली होता क्या है, गांव में जितनी भी जमीनी होते हैं उसको रखने के लिए अंचल अधिकारी के पास पेज नंबर होते हैं और वॉल्यूम नंबर होते हैं। वॉल्यूम नंबर क्या होते हैं कि एक कॉपी के टाइप में होती है, बहुत सारी कॉपी। मान लीजिए कि ये कॉपी है हमारे पास, ये कॉपी हमारी होगी वॉल्यूम नंबर, इसमें जितने सारे पेज हैं ये हो गए हमारे पेज नंबर। तो हर अंचल अधिकारी के पास ऐसे ऐसे 8 वॉल्यूम होते हैं, और 8 वॉल्यूम के अंदर ना जाने कितनी जमीनी का रिकॉर्ड होता है। तो इसी रिकॉर्ड के अनुसार आपकी जो रेवेन्यू है वो कटती है, जिसे हम लोग रसीद कहते हैं। अब आप अपने अंचल में जाएंगे तो वहां आपके रसीद को कटवाने के लिए पेज नंबर और वॉल्यूम नंबर चेक किया जाएगा। अगर पेज नंबर वॉल्यूम नंबर में आपका नाम सही निकला, या तो जिस पार्टी से आपने जमीन खरीदी है उसका अगर नाम सही निकला, तो उससे जमीन का जो रिकॉर्ड्स है और रेवेन्यू है आप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग दाखिल खारिज करते हैं। कोर्ट के रजिस्ट्री पेपर के अनुसार उस पार्टी से अगर आपने जमीन खरीदी है और आपके पेपर सही है और उसका रिकॉर्ड पेज नंबर वॉल्यूम नंबर में है, तो वह व्यक्ति अपने जो रेवेन्यू है उसको आप में ट्रांसफर करना, यही प्रोसेस दाखिल खारिज कहलाता है। तो बेसिकली दाखिल खारिज का यही प्रोसेस है कि जिसकी रेवेन्यू है उसको अगर अपने अंदर आप ट्रांसफर करवा लेते हैं, मतलब जमीन की जो रेवेन्यू है तब तक वो भर रहा था, जब आप उसे खरीद लिए तब वह व्यक्ति उस जमीन की रेवेन्यू भरेगा, और यही होती है दाखिल खारिज की प्रक्रिया, और इसे दाखिल खारिज कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं
समझते हैं हम लोग जमाबंदी की प्रक्रिया। मान लीजिए आपने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदा है और उस व्यक्ति का नाम ही नहीं है पेज नंबर वॉल्यूम नंबर में, इट मीन्स उसके जो अधिकार के पेपर है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है, वो अंचल अधिकारी के पास है ही नहीं, तो आप में ट्रांसफर होगा नहीं, तो आपका दाखिल खारिज होगा नहीं। अगर आपका दाखिल खारिज नहीं होगा तो वो जमीन आपकी होगी नहीं। उसमें कोई भी व्यक्ति आकर बोल सकता है ये जमीन हमारी है, और आप भी नहीं बोल सकते कि ये जमीन हमारी है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स तो है नहीं। तो उस कंडीशंस में जिसके पास कोर्ट्स के पेपर होंगे, उस जमीन के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होंगे, वह व्यक्ति क्या करेगा, एक सीओ के पास एप्लीकेशन देगा कि मैं अपनी जमीन की जमाबंदी करवाना चाहता हूँ। उसके लिए वह व्यक्ति क्या करेगा, हर जो स्टेट्स है सबके अलग अलग वेबसाइट्स है अपने भूमि के, जैसे हमारा झारखंड जो है झारभूमि.com, इसमें वेबसाइट्स के रिकॉर्ड्स है, यानी इसमें बहुत सारे जमीन के रिकॉर्ड्स है। उसमें क्या करेगा, कोई भी व्यक्ति जाएगा जिसके पास सही पेपर्स होंगे, वो क्या करेगा, अमीन अप्लाई करेगा। अमीन अप्लाई करने के बाद अमीन उसको एक डेट देगा कि इस डेट में अमीन को आना है। अमीन अगर आएगा, देखेगा कोई जमीन जो है वो खाली है या फिर उसमें किसी का कब्जा है। अगर कब्जा होगा तो उस कंडीशंस में अमीन उस जमीन की माप नहीं करेगा। अगर जमीन खाली होगी तो उस कंडीशंस में अमीन उसकी माप करेगा। अमीन माप करने के बाद कर्मचारी होता है, बेसिकली जो जमीन का जो रिकॉर्ड्स होता है हल्का के अनुसार, मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जमीन होते हैं उसके ब्लॉक में बांटते हैं, और ब्लॉक में बांटने के बाद ब्लॉक के अंदर हल्का बनाए जाते हैं। जो हल्का क्या होते हैं कि छोटे छोटे जितने भी जमीन होते हैं उन सारे जमीनों को मिलाकर के हल्का का निर्माण किया जाता है। अब अमीन क्या करेगा, जिस भी हल्का से वो जमीन बिलोंग करता होगा उस हल्का के कर्मचारी के पास जाएगा और कर्मचारी से रिपोर्ट लिखवाएगा, और कर्मचारी का जो रिपोर्ट होगा वो कर्मचारी का रिपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ एलआरडीसी के पास जाएगा। एलआरडीसी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी होती है जहाँ पे सारे डिस्प्यूटेबल जितने भी लैंड्स है उनके रिकॉर्ड को रखा जाता है। एलआरडीसी जितने भी डिस्प्यूटेबल लैंड्स होते हैं उसके एक नए रिकॉर्ड्स तैयार करता है, और रिकॉर्ड्स तैयार करने के बाद उसे अंचल में भेज देता है। अंचल में भेजने के बाद वहां उस व्यक्ति के नाम से नए रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, नए पेज नंबर और नए वॉल्यूम नंबर बनाए जाते हैं, जिसके भी कागजात सही होते हैं। लास्ट में वो जमीन उसके नाम पर हो जाती है और उसके नाम पर रेवेन्यू ट्रांसफर हो जाती है, यानी वह व्यक्ति उस जमीन का रसीद कटवा सकता है अब, या फाइनली उसके नाम से जमीन हो चुकी है। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बहुत से ऐसे पुराने जमीन है जिसके पेज नंबर वॉल्यूम नंबर फट जाते हैं, उसमें भी यही कानून चलाया जाता है। उसमें भी पता चलता है कि वो जमीनें 3-4 बार बिक चुकी है। और इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो छोटे किसानों को जमीनों पर धावा बोल देते हैं कि ये जमीन हमारी है, और लास्ट में जमाबंदी के कानून पास करवा करके वो अपनी जमीन अपने अंडर कर लेते हैं। होता क्या है कि जितने भी किसान के पुराने जमीन है उसके जो कोर्ट में पेपर है या तो ब्लॉक में पेपर है वो फट जाते हैं। फट जाने के कारण पेज नंबर वॉल्यूम नंबर उनकी मिलती नहीं है, बाद में वह जमीन को भी उनको हाथ धो कर देना पड़ता है। इसलिए यह किसानों के लिए काना कानून का नाम जाना जाता है, क्योंकि किसानों के पास उतने ज्यादा पावर्स होते नहीं है कि वो जमाबंदी करवा सके, और उसके पास पेपर्स के जो रिकॉर्ड्स होते हैं ऑलरेडी ब्लॉक में पुराने होने के कारण या तो उसके घर में पानी आने के कारण फट जाती है। ज्यादातर किसानों के पास उसकी जमीन के पेपर्स होते नहीं है, इसलिए जमाबंदी की कानून को पास करवा करके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर अपने अंदर जमीन कर लेते हैं। तो हाल ही झारखंड की विधानसभा में लैंड म्यूटेशन एक्ट बिल को लाया गया था, जिसका काफी लोगों ने विरोध किया, और यह कानून यही था कि जमाबंदी की जो कानून है उसको और आसान बनाया जाए। इट मींस जो भी पावर्स एलआरडीसी के हाथ में है उसे हम लोग डीसी के हाथ में और सीओ के हाथ में बराबर बराबर बांट देते हैं। इट मींस ये जो लैंड सेटलमेंट एक्ट का जितना भी प्रोसेस है ये एलआरडीसी को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के हाथों में छोड़ दिया जाए, और जितने भी पावर्स है ये बराबर बराबर सब में बांट दिया जाए। और इस करप्शन की दुनिया में जब तक किसान अपना पेपर्स ढूंढता रहेगा तब तक जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो जमाबंदी के कानून पास भी करवा लेंगे और जमीन को अपने अंडर कर लेंगे। तो यही जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं जमाबंदी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जमाबंदी क्या होता है, जो किसानों के लिए काला कानून क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।